हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में जो एक डर का माहौल बना हुआ है, यानी कि एक फेयरफुल मार्केट है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपने सारे शेयर बेचकर भाग जाना चाहिए या फिर कुछ समय होल्ड करना चाहिए? हम इन सभी फैक्टर्स पर आज बात करेंगे और अपने 15 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो का तीसरा स्टॉक भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि ऐसे फेयरफुल मार्केट में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले हमने अपने पोर्टफोलियो के 2 स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स डी फंडामेंटल एनालिसिस के साथ डिस्कस किए हैं। जो भी व्यूअर्स उन्हें देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से उसे देख सकते हैं। अभी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इस वीडियो में बताए गए सभी स्टॉक्स, सभी जानकारियां केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं मानी जाए। थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं इस फेयरफुल मार्केट में। तो ऐसे फेयरफुल मार्केट में हमें हमेशा ही वॉरेन बफेट सर के कोट को याद करना चाहिए, जो कि है बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यानी कि समझदार निवेशकों के लिए ऐसे समय में जब दूसरे लालची हो रहे होते हैं, भयभीत होना एक बुद्धिमानी का काम है। और जब दूसरे भयभीत हो रहे होते हैं तो आपको लालची होना एक बुद्धिमानी का काम है। अभी वॉरेन बफेट सर ने ये कह दिया कि आप ग्रीडी हो जाओ, स्टॉक्स खरीद लो। इसका मतलब आप जाकर कोई भी स्टॉक्स नहीं खरीद लेंगे, क्योंकि ऐसे क्राइसिस के समय में आपको बहुत ही ध्यान रखकर इन्वेस्टमेंट करना है। आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ध्यान रखनी है, हम वीडियो में आगे बताते हैं। चलिए हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि आपको कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी है। हमें ये देखना है कि प्रीवियस क्राइसिस के समय में कैसे किसी कंपनी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई थी। क्या उस कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट है? अगर डेप्ट है तो वो क्या बिजनेस को आगे रन कर पाएगी? और ऐसी बड़ी कंपनियों को हमेशा लेना चाहिए जिनका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है। और हमेशा ऐसा सेक्टर आपको सेलेक्ट करना है जो फ्यूचर में हमेशा उसकी डिमांड बनी रही। कोई भी सेक्टर ऐसा सेलेक्ट नहीं करना है कि भविष्य में आने पर उनकी डिमांड खत्म हो जाए। अभी आप यहाँ पर निफ्टी 50 का एक चार्ट देख रहे हैं। ये मैंने मैक्सिमम टाइम फ्रेम में आपको दिखाया है। इस पर आप नज़र डालिए, आप देखेंगे कि हर क्रैश के बाद मार्केट एक बेहतरीन तरीके से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। चाहे वो 2008 का क्रैश हो, 2012-13 का करेक्शन हो, या फिर 2020 का कोविड क्रैश हो, हर करेक्शन के बाद मार्केट आपको अप जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि ऐसे टेम्प्रेरी क्राइसिस आते रहते हैं। ऐसे क्राइसिस के समय में जब अच्छे स्टॉक्स करेक्ट हो रहे होते हैं तो हमें उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए। अच्छे सेक्टर की कंपनियों में एक वाइजली हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज हम इसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि है इंडिया का आईटी सेक्टर। अभी आपके सामने निफ्टी आईटी का पिछले 1 साल का चार्ट आपके सामने है, जिसमें आप देखेंगे निफ्टी आईटी करीब 25% तक करेक्ट हुआ है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये 1 साल के अंदर आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, टीसीएस करीब 13%, विप्रो 46%, इन्फोसिस 20%, एचसीएल टेक 19% और टेक महिंद्रा करीब 44% तक करेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो करेक्शंस है इन वैल्यूएबल स्टॉक्स को और भी चीपर बना रहा है, जो कि हमारे लिए एक मौका है। तो क्या रीज़न है इन आईटी सेक्टर्स के स्टॉक का फेल होने का या फिर फॉल होने का बोल लीजिए, या इन्वेस्टर सेंटिमेंट नेगेटिव होने का क्या रीज़न है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम कुछ रीजंस कुछ समय पीछे जाकर हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए, जब कोविड पेंडेमिक आया था तब सारे सेक्टर्स गिर रहे थे, लेकिन आईटी सेक्टर क्या बूम कर रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय कंपनीज को रन करने के लिए आईटी सर्विसेज की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। और उस समय क्या हुआ, आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन इंक्रीज हो गया और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन भी इंक्रीज हो गई। तो अभी ऐसे क्या फैक्टर्स आ गए कि ये जो फैक्टर जो जो इनको बूम कर रहे थे क्यों फेल होने लगे? इसका क्या रीज़न है, इस बारे में हम जानते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है सेंट्रल बैंक लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन आएगा। अभी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन आ रहा है तो क्यों सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं? तो उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे एक कारण है इन्फ्लेशन का, यानी महंगाई का, महंगाई दर का। तो महंगाई दर बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बैंक्स बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, कंपनीज का प्रॉफिट, सेल्स और ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके का एक रिसेशन का माहौल यूके, यूएस और यूरोप में बना हुआ है ड्यू टू दैट यस या यूक्रेन वॉर आप कह लीजिए। इस रिसेशन के डर से जो आईटी कंपनीज के क्लाइंट्स हैं वो अपना आईटी बजट कट कर रहे हैं। अगर आईटी बजट कम होगा तो सेल्स में इफेक्ट करेगा, और सेल्स में इफेक्ट करेगा तो कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिट में इफेक्ट करेगा।
जो इंडियन आईटी स्टॉक्स हैं वो एवरेज 70% रेवेन्यू यूएस और यूके से ही कमाते हैं, तो इसलिए ये रिसेशन का डर इंडियन आईटी कंपनीज पर एक नुकसान की तरह काम कर रहा है। तो क्या अब आप ये सारे आईटी स्टॉक्स बेच देंगे? अब इग्नोर फ्रॉम माई साइड, इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आप मानिए कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर कुछ लंबे समय के लिए सस्टेन करेंगी, लेकिन ये हैं सिर्फ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है उसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ही हाई है और इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट आगे नज़र आता है। शॉर्ट टर्म में ज़रूर आईटी सेक्टर्स वॉलेटाइल दिखाई देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप 5 साल से ऊपर की बात करें तो आपके पोर्टफोलियो को एक हैंडसम रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। इसीलिए जो अभी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो सेल ऑफ ना करें और उसमें एसआईपी बेसिस में जैसे जैसे स्टॉक करेक्ट होता है वैसे वैसे शेयर्स को ऐड करते चलें। और न्यू इन्वेस्टर्स के लिए आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, लेकिन एसआईपी बेसिस में धीरे धीरे। मैं यहाँ पर पिछले वीडियो की तरह आपको वॉरेन बफेट का एक कोट याद दिला देता हूँ। द बेस्ट थिंग दैट हैपन्स टू अस इज व्हेन अ ग्रेट कंपनी गेट्स इनटू टेम्परेरी ट्रबल वी वांट टू बाय देम व्हेन दे आर ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। इसका हिंदी में आपको अर्थ बता दूं कि जब कोई बड़ी कंपनी किसी टेम्परेरी ट्रबल में फंसती है, हमें ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे कंपनी पर हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें नज़र रखनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐसे टेम्परेरी ट्रबल में फंसी हुई कंपनी का डिस्कशन करेंगे, एक ऐसे इसी सेक्टर का डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से आता है हमारे पोर्टफोलियो का तीसरा स्टॉक जो कि आईटी सेक्टर से, और हमारे स्टॉक का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है और जिसका मार्केट कैप लगभग 6,30,000 करोड़ का है। इन्फोसिस लिमिटेड कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग और क्लाइंट्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता है। इन्फोसिस इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि टीसीएस के बाद आती है। अभी हमारा यहाँ पर इन्फोसिस को सेलेक्ट करने के 2-3 रीजन्स हैं। एक तो हमारे पोर्टफोलियो का साइज और दूसरा अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के साथ आती है। और भी बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखती हैं। हम यहाँ पर पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इन्फोसिस को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अगर आप देखेंगे सितंबर 2022 के क्वार्टर को, तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है करीब 13% से 15%। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को करीब 15% से 18% किया है और म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो इसमें इन्वेस्टेड हैं वो 36 से 38 हो गई हैं। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग 32% से 36% की है। एफआईआई जो इसमें इन्वेस्टेड हैं वो 1560 से बढ़कर 1624 हो गए हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को करीब 51% से 69% तक इंक्रीज़ किया है। अभी हम अगर कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में जाएं तो आप देखेंगे पी रेशियो करीब 27.7% है, एवरेज इंडस्ट्री पी 24.3% है, तो इंडस्ट्री पी के आसपास में ही आपको स्टॉक नज़र आएगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें जो हमने सितंबर 2022 के क्वार्टर एंडिंग से ली है, तो प्रमोटर होल्डिंग 15.2%, डीआईआईज होल्डिंग 32.1%, एफआईआईज होल्डिंग 36.2%, रिटेलर होल्डिंग 15.9% है। अभी 1507 के आसपास में स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसका हाई 1954 है और लो 1355 है। इन्फोसिस अपने डिविडेंड यील्ड के लिए भी जाना जाता है, जिसका डिविडेंड यील्ड करीब 2.06% है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है, आरओसी 37% है, अर्निंग पर शेयर 54.4% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.4% है, अर्निंग पर शेयर माफ कीजिए 54.4 रुपीज़ है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.8%, डेप्ट 6522 करोड़, कैश इक्विवेलेंट 14,869 करोड़। अभी आप देखेंगे कि डेप्ट के मुकाबले कैश इक्विवेलेंट्स डबल हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं और देखते हैं 10 साल, 5 साल, 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने क्या सेल्स ग्रोथ पोस्ट की है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट की है, किस सीएजीआर से स्टॉक प्राइस अप एंड डाउन हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। तो आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ 10 साल में 14% और 3 साल में भी 14% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 23% से बढ़ रही है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों में 10% और पिछले 3 सालों में 13% से प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ कम हुई है। सेल्स ग्रोथ बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ क्यों कम हुई है, आगे आने वाले स्लाइड्स में आप समझ जाएंगे। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 सालों से 18% की दर से बढ़ रहा था, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में -16% का यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एवरेज अगर प्रॉफिट ग्रोथ को नज़र डालते हैं तो करीब 20% का प्रॉफिट ग्रोथ है।
तो जब स्टॉक प्राइस रिकवर करेगा तो करीब करीब आप देखेंगे 36% का एक अप मूवमेंट यहाँ पर दिखाया जाएगा। आरओई की बात करें तो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 10 सालों में 25% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 29% एवरेज बनाया हुआ है। अभी आप एक नज़र डालिए सेल्स पर, तो आपको दिखेगा मार्च 2011 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ तक लगातार सेल्स इंक्रीज होती हुई दिख रही है। 27,000 करोड़ से 1,35,000 करोड़ तक सेल पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 9,000 करोड़ से लेके 33,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पर पिछले 2 सालों में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक एवरेज आप मानिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आसपास में ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आ जाइए, 9,000 करोड़ से लेकर 31,000 करोड़ तक लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और नेट प्रॉफिट 7,000 करोड़ से 22,000 करोड़ तक पहुंच गया है। रिवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज से 57%, कोर सर्विसेज से 53% यहाँ पर रिवेन्यू आता है। अभी वर्टिकल वाइज रिवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज से 32%, रिटेल से 15%, कम्युनिकेशन टेलीकॉम एंड मीडिया से 13%, एनर्जी यूटिलिटी 12%, मैन्युफैक्चरिंग 11%, हाईटेक 8%, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से 7%, अदर से 3%। ज्योग्राफी वाइज बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से 62%, यूरोप से 25%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10% और इंडिया से 3%। अभी आप यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी में इंडिया से सिर्फ 3%, रिमेनिंग 97% जो रिवेन्यू है वो फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में भी रिसेशन का डर बना हुआ है, तो वहाँ पर कुछ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से यहाँ पर प्रॉफिट में आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट में प्रेशर देखा था उसका एक कारण ये भी है। अभी क्लाइंटेली की बात करें तो प्रेजेंटली फॉर्चून 500 की 185 कंपनीज इनकी लिस्ट में है। 38 कंपनीज 100 प्लस मिलियन यूएस डॉलर की हैं, 64 कंपनीज 50 प्लस मिलियन यूएस डॉलर की हैं, 275 कंपनीज 10 प्लस मिलियन यूएस डॉलर की हैं, 850 कंपनी 1 प्लस मिलियन यूएस डॉलर की हैं। अभी क्लाइंट बेस में कुछ कंपनीज का नाम देखें तो ICICI बैंक, मर्सिडीज बेंज, HSBC बैंक, गोल्डमैन सैक्स, J&J, यूएस आर्मी, यूएस नेवी एट्सेट्रा इनके क्लाइंट बेस में आती हैं। एम्प्लॉय बेस जो कि फाइनेंशियल है 2022 के आधार पे हम बता रहे हैं, एम्प्लॉय बेस 3,15,000 के आसपास है। अभी रिसेंटली 1,40,000 एम्प्लॉई कंपनी को ज्वाइन किए, जिसमें से 80,000 डायरेक्टली कॉलेजेस से रिक्रूट किए गए। एक आता है एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट अभी बहुत ही हैवी एट्रिशन रेट देखा जा रहा है। यहाँ पर एट्रिशन रेट होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी छोड़कर कितना % जा रहे हैं। तो 28% एट्रिशन रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखा गया है। 21 में ये 11% था और 20 में ये 17% था। अभी एट्रिशन रेट कम करने के लिए कंपनीज लालच देती हैं, अच्छे अच्छे पैकेजेस देती हैं, आपकी सैलरी को इंक्रीज करती है, जो कि लास्टली आपके कंपनी के प्रॉफिट स्टेटमेंट में आपको दिखाई देगा। अगर ऐसा होगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो ये एट्रिशन रेट भी एक रीज़न है हमारी इस कंपनी पर प्रॉफिट के ऊपर प्रेशर दिखाई देने का। तो अभी हम वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि हमारी इस पर क्या राय है। तो ऐसे डाउनफॉल जो अभी टेक स्टॉक्स में आ रहे हैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, जो कि आपको चीप प्राइस पर अच्छे स्टॉक्स को अवेलेबल कर रहे हैं। तो ये सारी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं, कोई बिजनेस फंडामेंटल इश्यूज यहाँ पर नहीं है। तो आप SIP बेसिस पर यहाँ पर स्टॉक को एकोमुलेट कर सकते हैं। ऐसे फंडामेंटल स्टॉक अपनी करेक्ट वैल्यू में बहुत ही जल्द आ जाते हैं और आपके पोर्टफोलियो को एक हैंडसम रिटर्न देने की क्षमता भी रखते हैं। अभी हम पोर्टफोलियो वेटेज की बात करें तो इन्फोसिस लिमिटेड को आप 6 से 8% का पोर्टफोलियो वेटेज दे सकते हैं। और 3 वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम तीनों स्टॉक्स के लिए के बाद एक अपना पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो हमने अभी तक तीनों लार्ज कैप कंपनियां डिस्कस की हैं, जहाँ पर हमने HUL को 8%, HDFC बैंक को 6%, इन्फोसिस को 6% वेटेज दिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।